आपके घर में अगर एक भी बल्ब है तो मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अब आप बिजली की कीमत अदा करने के या बिल अदा करने के काबिल नहीं रहेंगे, लिहाजा पेटी कस लें। अगस्त के अंदर आपके साथ क्या होने वाला है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और प्राइम मिनिस्टर ने एपीसी बुलवा ली, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला ली और उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी इन्वाइट किया जाएगा। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आएगी या नहीं आएगी ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब पाकिस्तान की तारीख के एक ऐसे मुजरिम हैं कि जिनको ऐसी ऐसी रायतें मिल रही हैं जो आज तक किसी को नहीं मिल सकी। ये रायतें कौन सी हैं ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 6 जुलाई को जलसा कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। अगर नहीं कर सकेगी तो उसकी एक वजह है और वो वजह बड़ी दिलचस्प है। वो क्या है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आते रहें। और यही वो सपोर्ट है, यही वो फेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, 440 वोल्ट का झटका आपको लगने जा रहा है अगस्त के महीने में। आपके साथ क्या होने जा रहा है आप सोच नहीं सकते। इस वक्त बिजली जो आपके पास नहीं आ रही लेकिन बिल आपके पास ज़रूर आएगा और इतना आएगा कि आपके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। बिजली के चार्जेस में बेतहाशा इजाफा हो चुका है और जो बिजली के बिल अब आपको नज़र आएंगे आप शायद धुंधला जाएं आपकी आंखें कि ये आपके साथ हो क्या रहा है। मैं इसलिए सब कुछ आपको बता रहा हूं कि यकीनन अगस्त के अंदर जो होने वाला है वो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा। जानते हैं डिटेल जावेद चौधरी साहब। अच्छा, ये जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है ना फ़र्क कल, और वो अप्रूवल दिया है कि 1 जुलाई से बिजली का टैरिफ होना, बेसिक टैरिफ होना चेंज किया। याद रखना, बेसिक टैरिफ में और जो बिल में है उसके अंदर बड़ा फ़र्क है। और बेसिक टैरिफ को जब तब्दील कर दिया गया तो अब एक यूनिट जो है वो 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। आलमोस्ट समझो कि 49 रुपये का हो गया। ठीक है, अब ये 49 रुपये के अंदर जब आप मुख्तलिफ टैक्सेस डालते चले जाते हैं, फिर उसके अलावा फ़िक्स चार्जेस डालते चले जाते हैं, फिर आप उसके अंदर जो फ्यूल एडजस्टमेंट है वो डालते चले जाते हैं, बेशुमार इसके अंदर है। फिर इसके अंदर आप पीटीवी का ख़र्चा भी डालते चले जाते हैं, फिर जो नए डैम्स बन रहे हैं उनका ख़र्चा भी इसके अंदर ठुक जाता है, फिर ये जो नई ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई जा रही हैं उसका भी ख़र्चा अल्टीमेटली इन्हीं बिलों के अंदर आएगा। तो ये यूनिट जो है ना 84 रुपये का हो जाएगा। तो 84 रुपये का यूनिट ये गवर्नमेंट कह रही है कि जी 49 का है, लेकिन ये 84 तक चला जाएगा इसी बिल के अंदर। और वो मैं सुन रहा था अवैस लोगारी साहब की बात, वो ये कह रहे थे जी जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। सबसे ज़्यादा फ़र्क जो है गरीब आदमी को पड़ेगा और उसकी बुनियादी वजह ये है कि उसके पास सोर्स नहीं है। जब आपके पास जेब में हैं ही 100 रुपये और आपका बिल 1000 रुपये आ जाएगा तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसको फ़र्क पड़ेगा। ये बालाई तबका जो है उसको डेफिनेटली फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पास सोर्सेज ज़्यादा हैं। लेकिन ये भी नहीं है कि आप ऊपर वालों को भी मार दें, ऊपर वाले ज़िंदा रहेंगे तो नीचे वाले भी ज़िंदा रहेंगे ना। लेकिन ये जो है वो है बड़ा खौफनाक। मेरा ख्याल है अगस्त के अंदर, अगस्त के महीने में गवर्नमेंट ठीक ठाक किस्म के प्रेशर में आएगी, लोग बाहर आएंगे। इस बार जब आएंगे तो इमरान खान साहब को फ़ायदा होगा और ये गवर्नमेंट जो है मेरा नहीं ख्याल कि उसके बाद कुछ सर्वाइव कर सकेगी या सर्वाइवल के मूड में रहेगी क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर इसके ऊपर आने वाला है। जो लोग जो हैं इस वक्त भी झोलियाँ फैला फैला के लोग जो है ना बददुआएँ दे रहे हैं। मैं सुन रहा था एक माइक हुई, वो मियाँ नवाज शरीफ साहब को बददुआएँ दे रही थी और बददुआएँ सुनने के बाद बंदे के कान सुर्ख हो जाते हैं। और इसी तरह मियाँ शहबाज शरीफ को बददुआएँ दे रही थी। इसमें कोई शक नहीं कि कसूर इनका नहीं है, सरदस्त कसूर इनका नहीं, लेकिन माजी में कसूर इनका है कि जब ये IPPs को बहुत ज़्यादा अन्नेवाह जिसको पंजाबी में कहते हैं, जब आप उनको कॉन्ट्रैक्ट्स दे रहे थे तो आपने कभी सोचा नहीं था कि ये पैसे कहाँ से आएंगे। अब देखें ना, 2250 अरब रुपया जो है वो आपने हर सूरत IPPs को देना होता है। अब वो आप उनसे बिजली ख़रीदें या ना ख़रीदें, उनकी कैपेसिटी जो है वो बिजली बनाने की हो या ना हो, उनके प्लांट चल रहे हों या ना चल रहे हों, लेकिन आपने अल्टीमेटली उनको पैसे देने हैं। तो जब आप इस किस्म के मुआहदे करेंगे तो अल्टीमेटली आवाम को सज़ा तो मिलेगी। अब देखें ना, अवैस लगारी साहब का ये कहना है कि 600 अरब रुपये की बिजली चोरी हो रही है। वो एक जगह कोट किया गया था, ये सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर हो रही है, जबकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर 600 अरब रुपये, जबकि हमारा जो SDP है वो 800 अरब रुपये के करीब है। अच्छा। और पूरे वफाक का जो बजट है, पूरी वफाक की गवर्नमेंट जो है वो 840 अरब रुपये है। यानी पूरी वफाक की गवर्नमेंट चलाने के लिए आपको 840 अरब रुपये चाहिए।
लेकिन जो बिजली के अंदर चोरी हो रही है वो 600 अरब रुपए की हो रही है, और ये भी वो सिर्फ गवर्नमेंट मान रही है, जबकि बहुत सारे ऐसे मद हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट तस्लीम ही नहीं कर रही। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं। फिर ये जो 6 यूनिट्स हैं, ये बीमार यूनिट्स हैं, जो जिनके बारे में गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि हम बहुत बड़े कारोबारी हैं और हम इनके ज़रिए पूरे पाकिस्तान को चला लेंगे, और पिछले 45 साल से ये यूनिट्स जो हैं वो ऑलमोस्ट डूबते चले जा रहे हैं। 200 यूनिट्स ऐसे हैं जो रोज़ाना की बुनियाद के अंदर आपके पैसे खा रहे हैं। सिर्फ PIA जो इसका रोज़ का जो नुकसान है वो 15 करोड़ रुपए, यानी PIA रोज़ 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए डेली 15 करोड़ रुपए वो जो PIA है वो खा रही है आपका। अब आप स्टील मिल को देख लो, और जो स्टील मिल है उसने 100 अरब रुपया सिर्फ गैस की मद में बिल अदा करना है, और कितने अरसे से बंद है, और आज आप उसे कोड़ियों के मूल भी बेचेंगे तो बिकेंगे नहीं। और उसके साथ साथ जो उसके एम्प्लॉइज़ हैं वो झोलियाँ फैला के बदुआएँ भी दे रहे हैं। भाई अगर आप इतने कारीगर थे, इतने ज़बरदस्त लोग थे, तो स्टील मिल बंद कैसे हुई? लेकिन वो अब सिंध गवर्नमेंट को देना चाह रही है गवर्नमेंट जो है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट सिर्फ ज़मीन लेना चाहती है, फैक्ट्री नहीं लेना चाहती। अच्छा। तो वो ज़मीन जो है, ज़मीन बड़ी कीमती है ना जी, वो वहाँ तो खरबों रुपए की ज़मीन है, और वहाँ पे लोग खांचे लगाएंगे उसको, और इसलिए सिंध गवर्नमेंट जो है ज़मीन वफाक के हवाले भी नहीं करना चाहती। बाकी वो कहते हैं स्टील मिल जो है उसको बेचते हैं। अब वो बिकेगी कैसे? एक वक्त था जब उसे बेचने का चांस था, लेकिन वो नहीं बिकी। तो अब जो 6 यूनिट्स हैं 200 हैं, और 17 जो हमारी वजारतें हैं वफाक की वो सरप्लस हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब ये ज़राअत के महकमे सारे सूबों के पास हैं, तो यहाँ पे जो फूड सिक्योरिटी के नाम से आपने एक वजारत शुरू की हुई है, एक रखी हुई है, किस लिए रखी हुई है? वफाक छोटा सा एक 27 किलोमीटर के लिए, 27 किलोमीटर के लिए आपने क्या करना है उसमें? फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, किस चीज़ की रिसर्च की है आपने अब तक? क्या कोई आपने सीड बना लिया जिससे हमने कुकिंग ऑयल बना ली है, या फिर आपने गंदम की कोई नई आप ब्रांड ले आए हैं जिससे गंदम की पैदावार के अंदर इजाफा हो गया? क्या किया आपने? लेकिन वो इतनी बड़ी वजारत है जिसके अंदर लश-पश है, गाड़ियाँ हैं, और बस एक शख्स को वहाँ पे पार्क किया हुआ है जिसका नाम राना तनवीर है, कि आपने सिर्फ राना तनवीर साहब को मुतमईन रखने के लिए, उनको किसी काम पे लगाने के लिए, राना साहब मुझे बताइए कोई ज़री एक्सपर्ट हैं क्या है? तो बस उनको ठोक दिया वहाँ पे, वह उनको पार्क किया हुआ है, और वो जो हैं कभी इधर आ रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, और इसी तरह बाकी 16 वजारतें हैं। तो ये सारे जो खर्चे हैं वो अल्टीमेटली कौम को अदा करने पड़ते हैं। अब बिजली जो है वो आपके सामने कि 2250 अरब रुपया आपने हर सूरत हर साल जो है वो फिक्स्ड आपने अदा करना है, जिसको कैपेसिटी चार्जेस कहते हैं। लिहाजा वो भी आवाम के पल्ले से जा रहा है। 600 अरब रुपया जो है वो आपकी बिजली चोरी हो रही है, और इसके साथ साथ बिजली की कीमत मुसलसल बढ़ती चली जा रही है। आप नहीं बढ़ाएंगे तो IMF जो है उसका पैकेज नहीं मिलेगा, आपको पैकेज नहीं मिलेगा, आप डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। तो अब ये जो है ना खर्चा अवाम की जेब से निकाला जा रहा है। दूसरी जो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है ना उसके अंदर, वो ये है कि पूरी दुनिया में जब आप ज़्यादा चीज़ ख़रीदते हैं तो आपको रेट्स कम मिलते हैं, ऐसे ही ना? पाकिस्तान एक बड़ा दिलचस्प मुल्क है कि इसके अंदर जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम कर रहा है उसका टैरिफ बढ़ता चला जाता है, उसको बढ़ाते चले जा रहे हैं। भाई वो तो आपका बोझ कम कर रहा है, क्योंकि आपने हर सूरत कैपेसिटी पेमेंट देनी है। आपको तो ये चाहिए कि लोगों को इनिशिएटिव दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करें, वो कुकिंग भी उसके ऊपर करें बजाय इसके गैस के ऊपर करें, और उससे उनका रेट कम होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कैपेसिटी चार्जेस जो हैं उसके अंदर वो सपोर्ट कर रहे हैं आपको, लेकिन आप उनको रगड़ी जा रहे हैं। फिर उसके साथ जो आवाम है उसकी भी आपके सामने। लिहाजा अगस्त जो है मेरा नहीं ख्याल का को पूरा महीना रहेगा, और वो जो इमरान खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं जेल में बैठ के कि लोग बाहर निकलेंगे, मुझे लगता है अगस्त के अंदर बाहर निकलेंगे, और गवर्नमेंट को लग पता जाएगा। ये लोग मेरा नहीं ख्याल कि अपने हलकों में जा सकेंगे, या अपने घरों में जा सकेंगे, या अपने दफ्तरों में जा सकेंगे। चौधरी साहब, इसमें एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। एक प्रोटेक्टेड कैटेगरी, इसके बारे में एक बात की जाती है वापडा की तरफ से कि 200 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए रेट कम होगा, और अगर वो आप क्रॉस कर गए 200 यूनिट तो अगले 6 महीने के लिए आपका रेट चेंज हो जाएगा। रेट चेंज हो जाए, ठीक है। तो ये प्रोटेक्टेड कैटेगरी वाला सिर्फ कोई ड्रामा है, या आपको लगता है कोई ख़ानदान 200 में रह सकता है? मुझे ये बताइएगा कि आप एक पंखा चलाओ घर के अंदर, सिर्फ एक पंखा चलाओ, और आप अपने मीटर को 200 तक फिक्स करके दिखाओ मुझे। नहीं हो सकता। गवर्नमेंट से मैं गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक पंखा चलाना, और गर्मी में पंखे के बगैर कोई शख्स नहीं रह सकता। 50 टेम्परेचर होता है, और ये जो हवस है इसके अंदर, लिहाजा आप सिर्फ एक घर के अंदर कोई लाइट ना चलाएं, कोई मोटर ना चलाएं, और सिर्फ एक पंखा चलाएं, क्योंकि पंखे के बगैर तो सर्वाइव नहीं कर सकेंगे लोग। और उसके बाद आप फिर उस मीटर को 200 यूनिट पर रख के देखें क्या हो जाएगा। दूसरा ये है कि दुनिया में इंतहाई वाहियात और बदतमीज़ किस्म के पंखे पाकिस्तान के अंदर, उसकी वजह यह है कि पूरी दुनिया ऐसे एफिशिएंट पंखों पे चले गए हैं कि जो बहुत लो वोल्टेज पे चलते हैं।
लेकिन जो पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट को आज तक ये तौफीक नहीं हुई कि वो इन पंखों के ऊपर ही पाबंदी लगा दें, स्मार्ट किस्म के पंखे लेके आएँ। जैसे ये LEDs हैं ना, ये लाइटों के लिए, चलो ये तो लोग मजबूर हो गए, उन्होंने कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक पंखे की, वॉशिंग मशीन की और एयर कंडीशंस की, और उसके साथ साथ ये जो है फ्रिज हैं, इनके लिए कोई पॉलिसी नहीं बनाई। यूरोप के अंदर है कि आप अगर ऐसा फ्रिज अगर आप लेके वहाँ पे बेचना चाहेंगे कि जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है, वहाँ अलाउ ही नहीं करते वो। या एक ऐसा पंखा मार्केट में आएगा जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करता है, बिल्कुल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करेगी। और वहाँ पे जो AC हैं, ये जो हमारे AC लगे हुए ना पुराने सारे, अच्छा इस टाइप का एक AC आप यूरोप में बेच के दिखाएंगे, ले जा के देखें, सख्त पाबंदी, उठा के समंदर में फेंक देंगे वो। लेकिन यहाँ पे आप कुछ भी लगा लें और गवर्नमेंट को एतराज़ ही कोई नहीं है। तो ये किसने करना है? नाज़रीन, चलते हैं अपनी अगली बड़ी स्टोरी की तरफ। वज़ीर-ए-आज़म ने APC कॉल कर लिया। इस दफ़ा APC क्यों कॉल की गई, एक तो ये डिटेल बताते हैं, और PTI के लिए एक गोल्डन मौका आया। ऐसा मौका अगर वो इसे अवेल कर ले तो शायद उनकी काया ही पलट जाए, शायद किस्मत ही पलट जाए। ये हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं, इसकी डिटेल जानते हैं चौधरी साहब से। अब ये ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो है ना, उसके लिए APC बुलवाई गई है, और ये क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो गया ऑपरेशन, और ये ऑपरेशन पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मजबूरी है। एक तो अफ़गानिस्तान के अंदर जो इशूज़ हैं, वहाँ से टेररिस्ट आते हैं, पाकिस्तान के अंदर अटैक करते हैं और यहाँ पे लोगों को कत्ल कर देते हैं। जैसे आप देखें बाजोड़ के अंदर जो एक सेनेटर है, एक्स सेनेटर हैं, वो शहीद हो गए। पाँच लोग हिदायतुल्लाह साहब के साथ जो है वो शहीद हो गए। और ये वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, प्रोटेक्टेड हैं, और इनके साथ गाड़ियाँ आगे चलती हैं, गाड़ियाँ पीछे चलती हैं। उसमें एक मलक भी शामिल थे, आपको पता होगा ये था। तो वहाँ पे उनके ऊपर अटैक हो गया, और इसके अलावा जो फ़ौजी काफ़िले होते हैं उनके ऊपर रोज़ अटैक होते हैं। लिहाजा उसको कंट्रोल करना इस ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है और मजबूरी है पाकिस्तान की। फिर जो ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पे बड़े इश्यूज़ हैं। वहाँ पे रोज़ाना 60 लाख लीटर तेल जो है वो पेट्रोल जो है वो पाकिस्तान आता है ईरान से। पहले ये 1 करोड़ 10 लाख लीटर था। ठीक है, 1 करोड़ 10 लाख लीटर रोज़ाना। अच्छा, अब वहाँ से 60 लाख लीटर जो है वो रोज़ाना वहाँ से आ रहा है, और 15 रुपये लीटर ईरान के अंदर से आता है, और पाकिस्तान के अंदर वो बहुत कम कीमत करके भी 200 रुपये लीटर बिकता है। अच्छा। और ये जो पेट्रोल है ये कराची तक अवेलेबल होता है, बल्कि रावलपिंडी के अंदर भी अवेलेबल होता है। यहाँ पे आप जाके देखें, आपको ईरानी पेट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, और उसके लिए बाकायदा रैकेट्स हैं वहाँ पे, और वो जो लोग हैं, और इसकी एक कैलकुलेशन जो थी वो बड़ी दिलचस्प थी। अगर आप इसको सिर्फ 200 रुपये लीटर के हिसाब से देखें तो 1.5 अरब रुपया बनता है। तो रोज़ाना 1.5 अरब रुपए की स्मगलिंग सिर्फ पेट्रोल की होती है। और पहले जो थी 1 करोड़ 10 लाख थी, वो फ़ौज ने ऑपरेशन कर करके उसको 60 लाख तक लेके आए। ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा जो है उन्होंने कम कर दिया, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पे अवेलेबल है, और इस जो नेटवर्क है उसको तोड़ा नहीं जा रहा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो जो लोग हैं जो ये कारोबार कर रहे हैं, उनके जो डांडे हैं वो असम्बलियों के अंदर, यानी वहाँ पे जो बलूचिस्तान की असम्बली है उन्होंने अपने लोग वहाँ पे इलेक्ट करवाए हैं, उनके ऊपर पैसा लगा के वो वहाँ पे किसी किस्म की लेजिस्लेशन नहीं होने देते। फिर उनमें से बहुत सारे लोग यहाँ सेनेट के अंदर बैठे हुए हैं, फिर उनमें से कुछ लोग हैं जो कौमी असम्बली में बैठे हुए हैं, और वो हर किस्म की पार्टी के अंदर है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही होती है तो वो अपने लोगों को वहाँ प्लांट कर देते हैं, और अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आ रही होती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो रही होती है, तो वो लोग उसके अंदर प्लांट हो जाते हैं। और ये सिर्फ एक तजारत है। अब उसके बाद आप टायर्स देखें, पाकिस्तान के अंदर जो 70% टायर्स हैं वो सारे के सारे ये अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं या ईरान से आ रहे हैं, और वो स्मगल्ड है। ठीक है, सिर्फ 30% टायर्स ऐसे हैं जो स्मगल्ड नहीं हैं, और उनके रेट्स आप चेक कर लें पाकिस्तान। अच्छा, इसके अलावा जो फूड आइटम्स हैं वो देख लें आप, ये ड्राई फ्रूट्स जो है ये बहुत बड़ी स्मगलिंग का ज़रिया बन रहा है। इसके अलावा केमिकल्स हैं सारे, वो आप देख लें ईरान से, क्योंकि उसकी वजह वहाँ पे पेट्रो केमिकल की वहाँ इंडस्ट्री है, तो केमिकल्स वहाँ से बहुत आते हैं। फिर यहाँ पे LPG आती है ईरान से, ये भी आपको बड़े बाजार, उसमें से आधी LPG जो है वो स्मगल्ड होती है। ओके, तो इतनी ज़्यादा बड़े लेवल पे स्मगलिंग हो रही है, तो एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना 5 अरब रुपए की स्मगलिंग हो रही है वहाँ से। अच्छा, 5 अरब रुपए की। अब उसको मल्टीप्लाई कर दें, 30 के साथ लगाएं, फिर उसके साथ 12 के साथ, फिर उसको मल्टीप्लाई करें, तो पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू उसके बराबर हो जाएगी स्मगलिंग। अच्छा, अब इसको रोकना भी ज़रूरी है, और वो भी इसी ऑपरेशन के ज़रिए रुकेगी। फिर बहुत सारे लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जो स्वात जैसे वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं, जैसे फैसलाबाद के अंदर वाक़या हुआ था, सरगोदा के अंदर वाक़या हुआ था,
इस टाइप के वाक़यात के ज़िम्मेदार हैं, उनको रोकना भी इसी ऑपरेशन के अंदर होगा। तो वो ज़ाहिर है जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया या इसको गवर्नमेंट ने अनाउंस किया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से और ANP की तरफ से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हुई। जब रेजिस्टेंस हुई तो उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट बैक फुट पे गई। अब वो ऑपरेशन करना ज़रूरी है क्योंकि अभी कज़ाकिस्तान गए ना प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे भी जो सेंट्रल एशियन है उन्होंने पूछा कि आपके मुल्क में हो क्या रहा है, तो इसलिए उन्होंने वहाँ से सोचा कि APC बुलवाते हैं और सबको बिठा के फिर इनसे बात करें। मेरी इंफॉर्मेशन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इनवाइट किया जाएगा इसके अंदर, ठीक है, और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना वफ्त भेजेगी, ये भी एक बात है, वफ्त अपना भेजेगी, इनकार नहीं कर सकेगी, ठीक है, क्योंकि ये APC जो है उनकी रिकमेंडेशंस पे, उनके मुतालबे पे हो रही है, जो आप हमें कन्विंस करें। तो गवर्नमेंट जो है ना उनको कन्विंस कर रही है और उससे पहले बाकायदा लॉबिंग की है गवर्नमेंट ने, ठीक कि जनाब आप आएँ, और इस पे एक वफ्त वो भेजेंगे। हल्का वफ्त होगा, कोई बहुत ज़्यादा भारी भरकम नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों को वो भेजेंगे ताकि उनकी टोटल नुमाइंदगी जो है वो वहाँ पे हो जाए, और उससे मेरा ख्याल है शायद मामलात कोई सेटल हों। लेकिन इमरान खान साहब ज़ाहिर है सेटल नहीं होने देंगे, लेकिन इस हद तक जो है वो कुछ अपनी भी रिकमेंडेशंस लेकर आएंगे, और ये मेरा ख्याल है यहाँ पे एक मुत्तफ़िका फ़ैसला हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीख पुकार करके बहरहाल इसको तस्लीम कर लेगी और ये ऑपरेशन अब होगा। ठीक है। चौधरी साहब, एक तो आपकी बात से मुझे ये समझ आया कि ऑपरेशन सिर्फ फौजी नहीं है, इसने स्मगलिंग भी रोकनी है, स्ट्रेटजी है, नेशनल एक्शन प्लान टाइप एक चीज़ है, ठीक है, उसी की एक्सटेंशन है। ओके। और क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं है इमरान खान साहब? बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे वो मामलात को सेटल कर सकते हैं। मेरा ख्याल है अगर वो बड़ा वफ्त भेज दें जिसके अंदर असद कैसर साहब हों, जिसके अली अमीन गंडापुर साहब हों, जिसके अंदर वो शहरियार अफरीदी साहब हों, जिसके अंदर शिबली फराज साहब हों, तो अगर एक बड़ा हैवी वफ्त भेज देते हैं, अली मोहम्मद ख़ान को भेज देते हैं उसके अंदर, तो उससे फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत फ़ायदा होगा। वो जो एक दीवार है वो टूट जाएगी और उसके अंदर सुराख पैदा हो जाएंगे और एक दूसरे से हाथ मिलाना आसान हो जाएगा। ठीक है। अब नाज़रीन चलते हैं अपनी अगली बड़ी स्टोरी की तरफ। हमारी अगली स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है। एक ऐसे साबका वज़ीर आज़म, एक ऐसी हमारी बड़े कदावर शख्सियत जो कि जेल में बैठे हुए हैं लेकिन अपनी पूरी पार्टी चला रहे हैं, ऐसी सहूलियात किसी और को मिलते नहीं देखी। इवन अल्ताफ़ हुसैन साहब थे तो उनके खिलाफ भी बड़ा सख्त ऑपरेशन हुआ, उनका तो नाम भी नहीं लिया जा सकता था, लेकिन खान साहब के साथ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये वजह क्या है, इसकी डिटेल? फ़र्क उससे ज़्यादा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब हैं, उनसे बड़ा लीडर तो पाकिस्तान में नहीं आया कायद-ए-आज़म के बाद। लेकिन क्या जेल के अंदर उन्हें पार्टी चलाने की इजाज़त थी? बिल्कुल नहीं थी। बल्कि कल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ पे गए तो उनको कमरे में बिठाया गया, जो उन्होंने कहा जी हमें तो दरख्त के नीचे बिठाया गया था। बहरहाल दरख्त के नीचे वो खड़े रहे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ पे की, और उनका सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि हम तो यहाँ पे अपने लीडर से मिलने के लिए आए लेकिन हमें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। उससे पहले इमरान खान साहब ने यह मीडिया से बात की थी कि मैंने अपने जो मुखालिफ ग्रुप्स हैं सारे पार्टी के अंदर, उन सबको जुमेरात को तलब कर लिया ताकि उनकी सुलह करवाई जा सके। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि एक आदमी कन्विक्टेड है, और हो सकता है कन्विक्शन गलत हो, मैं ये नहीं कहता कि वो सही कन्विक्टेड है, लेकिन इस वक्त अगर कानूनी तौर पे देखा जाए तो वो कन्विक्टेड है और वो जेल के अंदर हैं, और जेल के अंदर रह के भी वो ना सिर्फ अपनी पार्टी चला रहे हैं बल्कि पार्टी के अंदर कोई मुखालिफ ग्रुप्स हैं और आपस में लड़ रहे हैं तो वो उनकी सुलह भी करवा रहे हैं। ये सहूलत जो है मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के अंदर किसी शख्स को इससे पहले हासिल हुई थी। अब मियां नवाज को देख लें, क्या पार्टी के अंदर जो ग्रुपिंग थी उन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की वहाँ पे, या वो टिकट्स उन्होंने जारी किए, जबकि इमरान खान साहब ने सारे टिकट्स जारी किए हैं पूरे 8 फरवरी 2024 के इलेक्शंस में, और बाकायदा कोर्ट ने उनको इजाज़त दी कि जी वो इमरान खान साहब के पास जाएं, जबकि गौहर खान उनके चेयरमैन थे। जब चेयरमैन थे तो मेरा ख्याल है वो फैसला कर लेते, तो क्या बुराई थी उसमें? ठीक है। एक शख्स को जिसको आपने डिक्लेयर कर दिया कब उसका पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो बानी चेयरमैन है और ऑफिशियल उनके पास कोई ओहदा नहीं है, तो अदालत ने बाकायदा उनको इजाज़त दी कि जिन्होंने टिकटें देनी है तो इनको मौका दिया जाए कि लिस्टें लेके जाएँ। तो लिस्टें लेके गए और इमरान खान साहब ने कन्फर्म किया, तो उसके बाद सबको टिकट जारी किया गया। फिर उसके बाद उनको मर्ज़ी का खाना दिया जा रहा है। वो एतराज़ करते हैं कि जी मुझे घर से खाना नहीं दिया जाता, और मियां नवाज शरीफ को घर से खाना दिया जाता था, तो भाई आप दरख्वास्त दे दें, आप दरख्वास्त दें कि जी मैं अपने घर से खाना मंगवाना चाहता हूँ। उससे जो पाकिस्तान का एक्सचेकर का जो खर्चा है वो कम हो जाएगा। अभी तो 36 लाख रुपया आप और मेरी जेब से जा रहा है ना वहाँ पे। जी जी। अब अगर बनी गाला होता है, इमरान खान साहब सियासत कर रहे होते तो उन्हें बिजली के बिल देने पड़ते हैं, उनको गैस के बिल देने पड़ते हैं, उनको AC लगाने पड़ते, घर में खाना खुद खाना पड़ता, मुलाजमों को तनख्वाहें खुद देनी पड़ती। अब ये जो रियासत के मेहमान बने हुए हैं वो, और घर दामाद बने हुए हैं रियासत के, और उसका नुकसान ये हो रहा है कि आप देख लें ना बिजली का बिल ना पानी का बिल, और सेल के अंदर जो है ना 4 5 6 8 सेल खाली वहाँ पे, एक्सरसाइज जो गवर्नमेंट फ्राहम कर रही है मशीन,
और देसी कुकड़ जो हैं और अच्छी टाइप की रांडें जो हैं वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, और उसके साथ साथ देसी घी जो है वो भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, साथ में शक्ति भी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। तो ये किस किस्म की सज़ा है, मुझे ये बताइएगा। अल्लाह माफ़ करे, इमरान खान साहब का प्रोफाइल बहुत बड़ा है और उनके साथ ये सलूक नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर आप प्रैक्टिकली देखें और इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंदर गुजरे हैं उनकी हालत देखें और उसके बाद इमरान खान साहब की हालत देखें, तो आपको बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क लगता है कि एक आदमी आपने कन्विक्टेड भी करार दिया गया, लेकिन साथ ही अदालत जो उनको रायतें दे रही है और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट उनको रायतें दे रही है, तो क्या इसका मतलब लिया जाए? इसका मतलब यही हो सकता है कि गवर्नमेंट भी घबराती है उनसे, रियासत भी उनसे घबराती है, और अदालतें जो हैं वो शायद बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आर्डनी उनकी फेवर कर रही हैं या उनसे बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं। हो सकता है वो बड़ी शख्सियत हो और एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है, उसको इससे भी ज़्यादा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए, लेकिन फिर ये पिक एंड चूज़ नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान अगर जेल में जाएंगे तो उन सबको उनको ये मिलेगा, और अगर जुल्फ़िकार भुट्टो जाएगा तो वो फांसी लग के वहाँ से उसकी लाश ही बाहर निकलेगी। फिर आप सबके लिए करें कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर होगा उसे देसी मुर्गी मिलेगी, उसे रान का गोश्त मिलेगा, उसे देसी घी मिलेगा, उसे शक्ति मिलेगा, उसे एक्सरसाइज की मशीन मिलेगी, उसको वॉक करने की सहूलत दी जाएगी, और पार्टी को जेल के अंदर से चलाने की और पार्टी के अंदर सुलह कराने की भी इजाज़त होगी। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को और सुप्रीम कोर्ट को ये डिक्लेयर कर देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो भी प्राइम मिनिस्टर इसके बाद जेल जाएगा उसे वही सहूलतें दी जाएंगी जो इमरान खान को दी जा रही है, क्योंकि आने वाले प्राइम मिनिस्टर जब जेल जाएंगे तो उनके साथ बड़ी ज़्यादती है कि उन लोगों को तो आप कहेंगे जनाब आपको तो देसी कुकड़ नहीं मिल सकता, और आपके कमरे में एसी नहीं लगेगा, और आपको वीडियो लिंक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ख़ताब करने की या वहाँ पे तकरीर करने की इजाज़त नहीं होगी। तो ये बड़ी ज़्यादती है, मेरा ख्याल है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होगी। आज से आपको डिक्लेयर कर देना चाहिए, ये मेन्यू बना देना चाहिए हर प्राइम मिनिस्टर के लिए। ठीक नाज़रीन, ऐसे लग रहा है कि जैसे अटियाला इस वक्त PTI हेडक्वार्टर है। अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं, बिल्कुल एंड पे पहुँच गए हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन, MWM जलसा नहीं करने जा रही, पहले जितनी शिद्दत से करने जा रहे थे अब क्यों नहीं कर रहे? डिटेल। अब वो मसला ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फ़र्क के वो ऐलान कर देते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि जिस दिन जलसा है उस दिन 27 रमज़ान है। आपको याद होगा कि एक बार जलसा इसलिए मनसूख करना पड़ा कि 27 रमज़ान था। उससे पहले जब इमरान खान साहब थे तो पता चला कि वो तो अगस्त के अंदर जलसा आ रहा है या उस दिन तो बारिश हो रही है। फिर उस दौर में भी इमरान खान साहब जो थे जलसों की तारीख बदलते रहते थे। अब बड़ा ज़ोर लगाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि 6 जुलाई को हमें जलसा करने की इजाज़त दी जाए, और उसमें बाकायदा उन्होंने हाई कोर्ट तक चले गए कि जी जो ज़िली इंतज़ामिया हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं दे रही। अब जब इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी तो उसके बाद पता चला कि ये तो मुहर्रम शुरू हो रहा है, और मुहर्रम शुरू हो रहा है, और उनकी जो एक इत्तेहादी जमात है जिसका आपने जिक्र किया है, वो बेसिकली तो मुहर्रम उनके लिए बड़ा मुक़द्दस है, हम सब के लिए, हर मुसलमान के लिए है, और कोई भी मुसलमान उसका ताल्लुक़ जो है किसी भी फ़िरके के साथ हो तो जो अहले बैत के साथ उसकी एक वफ़ादारी है, जो अहले बैत के साथ उसकी अकीदत है, वो तो कायम रहती है। मेरा ख्याल ये इशू सिर्फ MWM का नहीं है, ये तो सारे मजहबी तबकात का होगा ये इशू, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहले सोच लेना चाहिए था, वो कैलेंडर ही चेक कर लें यार कि हो सकता है उस दिन बारिश हो रही हो, क्योंकि अब तो बारिशों का मौसम भी शुरू हो गया। पता चला कि जलसा शुरू हुआ है, साथ ही धुआंधार किस्म की बारिश हो गई, और दूसरा एक मुहर्रम शुरू हो रहा है। तो मेरा ख्याल है ये तारीख़ अब बदले ये तारीख़ नहीं चल सकती। हो सकता है आज अनाउंसमेंट इसकी हो जाए। ठीक है नाज़रीन, जिस पार्टी को तारीखें सबसे ज़्यादा याद होनी चाहिए वही तारीखें गलत रख रही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।